हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स सीखेंगे। अब तक हम लोगों ने हेलो एल्केन्स के केमिकल रिएक्शन सीखा था, जिसमें 3 हेडिंग हम लोगों ने खास तौर से पढ़ा था। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, दूसरा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, और तीसरा आपका रिएक्शन विथ मेटल्स था। तो आज के क्लास में हम लोग हेलो एरिन्स के केमिकल रिएक्शन सीखेंगे, जिसमें वही 3 हेडिंग रहेंगे, जिसमें हमने देखिए लिखा हुआ है, एक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा, दूसरा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आएगा, और तीसरा आपका रिएक्शन विथ मेटल्स आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला हेडिंग है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि जैसे हेलो एल्केन्स में एक न्यूक्लियोफाइल आता था, अटैक करता था, बॉन्ड को ब्रेक करता था, और हेलोजन को जो लिविंग ग्रुप बन जाता था उसको डिस्प्लेस करके उसको सब्स्टिट्यूट करके खुद उसकी पोजीशन पे बैठ जाता था। लेकिन देखने को क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3Cl, ये हमारा हेलो एल्केन्स है। अब हमारे पास मान लीजिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन, जो हमारा हेलो एरिन्स है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें जब कराते थे, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आता था और इसके अटैक करता था, बॉन्ड को ब्रेक करता था, इसको निकालता था, खुद उस जगह पर बैठ जाता था, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था। ऐसा ही कुछ काम यहाँ पर भी होगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, इस बॉन्ड पर अटैक करेगा और अटैक करके इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि जितना आसानी से न्यूक्लियोफाइल एलिफैटिक में बॉन्ड को ब्रेक कर देता था, उतना आसानी से आपका यहाँ न्यूक्लियोफाइल एरोमेटिक वाले जो आपके हेलो एरिन्स है उसमें कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स में कार्बन और Cl के जो बॉन्ड है उनको ब्रेक आसानी से किया जा सकता था किसी न्यूक्लियोफाइल द्वारा, लेकिन वही बेंजीन के कार्बन और Cl मतलब हेलो एरिन्स के कार्बन और Cl में न्यूक्लियोफाइल द्वारा इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, या ये आसानी से ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, क्यों न्यूक्लियोफाइल इसमें बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, जबकि इस न्यूक्लियोफाइल आपके इस कार्बन क्लोरीन के बीच मतलब एलिफैटिक में आपका हेलो एल्केन्स में आसानी से ब्रेक कर लेते थे। तो सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे और इसका रीजन ढूंढेंगे। और हमारा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, हमारे एग्जामों में आता है कि हेलो एल्केन्स के C सिंगल बॉन्ड Cl के बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, जबकि हेलो एरिन्स में C सिंगल बॉन्ड Cl के बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा कठिन है या आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता है। इसके लिए अलग से टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, तो आइए देखते हैं। उनके 2 रीजन है, उन्हीं रीजन को देखते हैं। इसके देखिए 2 इंपॉर्टेंट रीजन मिलते हैं। एक तो मिलता है हमारा रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, और दूसरा हमारा देखने को मिलता है इनका लेंथ। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। और तीसरा अगर हम कह सकते हैं तो वो है इनका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन और लेंथ सेम ही माना जाता है। तो आइए 2 रीजन है, आइए सबसे पहला देखते हैं कि पहला रीजन क्या है। तो पहला रीजन जैसे मैंने बोला अभी कि पहला रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए हेलो एरिन्स रेजोनेंस इफेक्ट देता है। तो अब आप कहेंगे रेजोनेंस इफेक्ट देता है तो कैसे देता है और देने से क्या हो जाता है। तो सबसे पहले यही देखने की कोशिश करेंगे कि हेलो एरिन्स रेजोनेंस इफेक्ट देता कैसे है और ऐसा उस देने में ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण इसकी हेलो एरिन्स में कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए सबसे पहले इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन है और ये रेजोनेंस देता है। देता कैसे है वो भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए होता क्या है, आपको मालूम है कि Cl के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 वैलेंस शेल में। 7 में 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, बचे ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं।
इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को 3 लोन पेयर में भी काउंट किया जा सकता है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो हमारे लोन पेयर होते हैं, क्लोरीन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन, उनमें जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, वो क्या करते हैं कि इस बेंजीन के रिंग में कंटिन्यू मूविंग करते हैं, और कंटिन्यू मूविंग के कंडीशन में Cl पर आपका पार्शियल प्लस और बाकी जगहों पर पार्शियल माइनस चार्ज बनने लगते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि कैसे क्या बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ का जो बॉन्ड आपका रहता है वो ब्रेक होता है। ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है, देखिए, जब आपका लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में मूविंग करना स्टार्ट करता है, तो देखिए पहले लोन पेयर इधर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये आगे वाला इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, और ब्रेक होता है तो आगे के डायरेक्शन में ब्रेक होता है। जिससे क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। जिससे हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपका माइनस चार्ज बनने लगता है। बाकी तो 2 बॉन्ड अपनी जगह एकदम सही है, यहाँ चार्ज माइनस बनने लगता है, और आपको मालूम है कि डायरेक्शन इधर देखा है तो यहाँ माइनस बनेगा, तो इस पर चार्ज आपका क्या बनने लगेगा, प्लस। अब इस पर अगर आपका चार्ज प्लस बनने लगेगा तो यहाँ जो मौजूद 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने चले जाते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आता है। अब ये मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण ये आपका कंप्लीटली न्यूट्रल हो जाते हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाने के कारण यहाँ चार्ज बन जाता है प्लस। अब बचता है एक ऑड इलेक्ट्रॉन। तो आप सबको मालूम है कि ये जो आपका ऑड इलेक्ट्रॉन है ये आपका इस रूप में रहना ही नहीं चाहता है, या तो ये ऑड में ना रहे, इवन हो जाए, या तो किसी के साथ बॉन्ड बना ले। तो ये क्या करता है, खुद इससे बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण ये डबल बॉन्ड के रूप में चेंज हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं तो कुछ इस रूप में हमको देखने को मिलते हैं। Cl पर प्लस चार्ज लग जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से फिर यहां पर शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट कैसे होता है, यहां का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इस डायरेक्शन में, तो क्या देखने को मिलता है, ये तो अपनी जगह सही है Cl प्लस, ये भी बॉन्ड सही है, लेकिन यहाँ का बॉन्ड ब्रेक होने के कारण यहाँ चार्ज बन जाता है माइनस। तो आपको मालूम है कि जब इधर माइनस बनेगा तो इसके अपोजिट में क्या बनेगा, प्लस। ये प्लस और यहाँ का ऑलरेडी माइनस, दोनों मिलाकर के क्या बना लेते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। इसके बाद फिर आगे क्या देखने को मिलता है कि फिर अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो इसके आगे तो यहाँ माइनस चार्ज बन जाते हैं। अभी आपको मालूम है कि जब यहाँ माइनस बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, प्लस। ये प्लस माइनस मिलाकर के ये बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ एक बॉन्ड बना, और ये आपका Cl प्लस। अंत में क्या देखने को मिलता है कि फिर ये वापस ये बॉन्ड Cl की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्ट होने के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पर वापस माइनस जाएगा तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और यहाँ चार्ज बनेगा प्लस, और यहाँ ऑलरेडी था, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ ऑलरेडी था माइनस, ये मिला करके डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये देखिए हुआ क्या, आखिर ये हुआ ये कि यहाँ जो Cl पर मौजूद इलेक्ट्रॉन था वो कंटिन्यू मूविंग किया। एक बार Cl के हिसाब से आर्थो पर गया, फिर वह आपके पैरा पर गया, फिर आर्थो पोजीशन पे गया, और इस तरीके से क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं। और आपको मालूम है कि जब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आसानी से ब्रेक नहीं होते, इसीलिए मतलब इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव तब होता है जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वह इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हो। आपको अभी दिखाया गया कि रेजोनेंस के कारण ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू इस बेंजीन रिंग में मूविंग करते हैं, जिसके कारण यहाँ पार्शियल प्लस चार्ज बनने लगता है। और पार्शियल प्लस चार्ज बनने के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड, पार्शियल प्लस के साथ डबल बॉन्ड, यहाँ भी पार्शियल प्लस के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है, जिससे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो CH3Cl में कार्बन और Cl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक आसानी से कर लिया जाता है। लेकिन हैलोजेंस में रेजोनेंस के कारण इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं किया
जा पाता है, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। और जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है इसका मतलब वो स्टेबल है, और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब ये अनस्टेबल है, इसलिए ये आसानी से ब्रेक हो जाता है, ये वाले आसानी से ब्रेक नहीं होते। तो ओवरऑल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कहेगा कि हेलो एल्केन्स में सी सिंगल बॉन्ड Cl की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, उसके बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, जबकि आपका हेलो एरिन्स में सी सिंगल बॉन्ड Cl की रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों? मतलब वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटते हैं। क्यों? तो उसका रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ऐसा हो जाता है। रेजोनेंस जब बनता है तो उसके जो क्लोरीन पास मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके बेंजीन रिंग में कंटिन्यू मूविंग करते हैं, जिसके कारण यहाँ Cl पर पार्शियल प्लस चार्ज बन जाता है, जिसके इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पहला रीजन था। ये तो पहला रीजन हमारा हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा रीजन हमको देखने को क्या मिलता है कि CH3Cl में कार्बन और Cl के बीच का जो लेंथ है वो लगभग हमको 177 पिकोमीटर देखने को मिलता है, जबकि हेलो एरिन्स में C6H5Cl में कार्बन और Cl के बीच का जो लेंथ है वो हमको लगभग 169 पिकोमीटर मिलता है। तो इसका मतलब है कि एलिफैटिक जो आपका हेलो एल्केन्स है उसका जो लेंथ है ज्यादा है, और जो हेलो एरिन्स है उसका लेंथ कम है। और हम सब लोग जानते हैं कि जिसका लेंथ ज्यादा होगा वो उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, और जिसका लेंथ कम होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो दूसरा रीजन इनके बीच के बॉन्ड लेंथ को बताया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा रीजन आप इसको याद रखेंगे। तो दो रीजन हो गया। तीसरा रीजन हमको देखने को मिलता है इनका हाइब्रिडाइजेशन। जैसे है इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन यहाँ देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा sp3। जिन लोग बच्चों को ना दिखता हो वो देख सकते हैं क्लियरली कि क्या जितने बॉन्ड बनाए 1 2 3 4 ये 4 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 1s 3p मिला करके sp3 हाइब्रिडेशन बनेगा। वही हेलो एरिन्स में अगर आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ आपको मालूम है कि कार्बन है, यहाँ 2 बॉन्ड बनाया जिसको काउंटिंग हाइब्रिडेशन हम लोग 1 करते हैं, 1 2 3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो तीसरा रीजन ये देखने को मिलता है कि जिसके पास s कैरेक्टर जितना कम रहेगा, s कैरेक्टर देखिए यहाँ आप देख सकते हैं सब जगह सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डबल बॉन्ड है, जिसके कारण इसमें यस कैरेक्टर लगभग 33% मिलेगा, और जबकि इसमें यस कैरेक्टर आपको 25% मिलेगा। तो जिसका एस कैरेक्टर जितना कम रहेगा वो उतना कम रिएक्टिव होगा। मतलब कहने का क्या है, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ऐसे इरेज करके इसको, कि एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब सीधा सा है कि एस कैरेक्टर जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी याद रखें। मतलब जिसका एस कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम रहेगी। इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम लोग, हैं एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी तो है ही है, साथ ही साथ इसमें एक और जोड़ सकते हैं बॉन्ड लेंथ। आपको मालूम है कि बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा आपका रहेगा उतनी रिएक्टिविटी कम रहेगी। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी आपको हेल्प करेगा रिएक्टिविटी को जानने में। तो 2 रीजन हो गए कि हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी कम होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों? पहला रीजन ड्यू टू रेजोनेंस, और दूसरा रीजन उनका लेंथ, और तीसरा रीजन उनका एस कैरेक्टर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट को अच्छे से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो आइए, अब तो ये इतना तो पता चल गया कि ये आपके उतना जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है
तो हम कैसे इनके रिएक्शन को कराएंगे, अब ये देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, बड़ा ही आनंददायक होगा आगे कि अब रिएक्शन कराएंगे कैसे। तो इसके लिए क्या ऐसा करेंगे कि ये जो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है अब ब्रेक होने लगे, तो इसके लिए देखते हैं। तो आइए हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पहला आइडियम देखते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा हम लोग हैलोजन को कैसे हटा करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पर जोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं। जिसमें पहला रिएक्शन हमारा है, जैसे देखिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होगा जो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ब्रेक करके सीएल को मतलब लिविंग ग्रुप बनाएगा, सीएल को मतलब वहां से आपका सब्स्टिट्यूट करेगा और सब्स्टिट्यूट करेगा और हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो देखने को क्या मिलता है कि पहला हम लोग NaOH ले लेते हैं, जहां पर OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हमारा नहीं होगा, पूरा हमारा NaO माइनस आपका नहीं, मतलब NaOH में हमारा NaO माइनस और H प्लस के रूप में ब्रेक होगा। तो ये हमारा पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये ज्यादा आपका रिएक्टिव होता है। ये जो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है उसको ब्रेक कर सकता है, लेकिन इसके लिए भी इसको कुछ अनुकूल कंडीशन चाहिए, इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन चाहिए। तो कंडीशन क्या देखने को मिलता है कि लगभग 623 मतलब 623 केल्विन आपको टेम्परेचर और अप्रोक्सीमेट आपका 300 ATM प्रेशर की आपको जरूरत पड़ती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर नहीं देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने शुरू में ही पढ़ लिया कि जो आपका हेलोएरिन्स में कार्बन और सीएल के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है कम है, ये रेजोनेंस बनाते हैं, जिसके कारण इनकी रिएक्टिविटी क्या रहती है, कम रहती है। तो यहाँ पर ये NaO माइनस इनके बॉन्ड को बिना ये कंडीशन के ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो जब ब्रेक करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, जब इनको अनुकूलन कंडीशन दे दी, इनको सफिशिएंट कंडीशन दे दिए, ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो NaO माइनस H प्लस में टूटता है और यहाँ से इस पर अटैक करके Cl को ब्रेक करता है, और Cl ब्रेक हो करके आपका लिविंग ग्रुप जो H के साथ जुड़ करके HCl बना लेते हैं, और यहाँ पर आपका बन जाता है ONa, जहां O माइनस Na प्लस के रूप में बनते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अब जब ये एक बार बन जाएगा तो फिर अब प्रॉब्लम नहीं, अब आपका जो आपको बनाना है वो बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ तो यह आना चाहिए था, तो अब यहाँ से एसिडिक मीडियम में कोई भी एसिड लेकर के इनका रिएक्शन करा लीजिए। कोई भी एसिड है, मान लीजिए H2SO4HCl, एसिड के साथ रिएक्शन करा लीजिए। तो देखने को क्या मिलता है कि यहाँ से Na आपका बाहर हो जाता है और यहाँ कंप्लीट आपका तैयार हो जाता है। तो देखिए आपका हेलोएरिन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हम NaOH का रिएक्शन कराते हैं तो पहले हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिर उसके बाद ये आपका कन्वर्ट होता है, जिसका नाम क्या है, फिनॉल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एनसीईआरटी बुक में तो डायरेक्टली दिया है, आप ध्यान से देखेंगे तो वहां भी ऐसे लिखा है, ये 1 लिखा होगा यहाँ पर और उसके नीचे आपको सेकेंड लिख करके HIM देगा। वो ये जो बीच वाला स्टेप है इसको नहीं दिखाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पहले बीच के स्टेप में सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट पार्ट बनता है, लेकिन इसके बाद एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तब ये आपका फिनॉल में कन्वर्ट होता है। तो हर बार हम भी नहीं दिखाएंगे, हम ये सोडियम फिनॉक्साइड वाला पार्ट मैं भी हम नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद आपको ध्यान सुनना होगा, बीच में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है तो यहाँ जब हम लोग करेंगे तो दूसरे स्टेप में डायरेक्टली HIM लेकर के डायरेक्टली फिनॉल प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये पहला हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोएरिन्स का, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद अगला रिएक्शन देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन है और हम चाहते हैं कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराना। तो हम तो इतनी बात समझ गए कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। उसके रीजन हमने बता दिए कि वह आपका रेजोनेंस बनाता है, उसकी लेंथ छोटी होती है, ये तो ठीक है। हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन हो और आसानी से हो, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस हेलोएरिन्स का रिएक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो रिएक्टिविटी कम है उनकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बढ़ाएंगे। जैसे
हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। हम इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं कास्टिक सोडा के साथ, जिसमें वो आपका NaO माइनस इस पर अटैक करेगा। आपको ये भी मालूम है कि ये इस पर अटैक करेगा तो इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम है। रिएक्टिविटी कम क्यों है? फिर से एक बार अगर रिपीट करें तो यही बोलेंगे कि रिएक्टिविटी कम होने का कारण एक तो रेजोनेंस बनाना, रेजोनेंस बनाते हैं तो क्या हो जाता है, जब रेजोनेंस बनाते हैं तो ये डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और डबल बॉन्ड जो होता है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में स्टेबल होता है, इसलिए ये आपके लेस रिएक्टिव है। और दूसरा रीजन इनकी लेंथ का छोटा होना, क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इसके कारण भी इनकी लेंथ छोटी होती है, और लेंथ छोटी होना ही मतलब ये स्टेबिलिटी को शो करता है, तो ये आपके लेस रिएक्टिव है। तो फिर ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा कैसे? अभी तक पहले वाले कंडीशन में तो ये देखा कि हमने NaOH लिया, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर प्रेशर दिया। अब हम चाह रहे हैं कि टेम्परेचर प्रेशर न देना पड़े या कम देना पड़े, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ज्यादा प्रेशर देंगे तो ज्यादा फ्यूल का भी खर्च होगा, तो जो प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा वो हमारा महंगा प्रोडक्ट तैयार होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए इस हेलोएरिन्स जो हमारा क्लोरोबेंजीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है जो क्या करेगा, इस हेलोएरिन्स पर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहां जो डबल बॉन्ड बनने की प्रायोरिटी थी वो कम होगी, मतलब ये रेजोनेंस बनाने की प्रायोरिटी कम होगी। जब रेजोनेंस बनाने की प्रायोरिटी इनकी कम होगी तो ये आपके लेस स्टेबल होंगे, तो आसानी से NaOH में NaO माइनस जो आपका है वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा। मतलब ओवरऑल हमको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इसमें जोड़ना पड़ेगा, जो इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो हमारे यहाँ NCERT सिलेबस में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इस चैप्टर के खास तौर से NO2 को देखा रखा गया है। NO2 हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का काम करेगा। तो इस NO2 को हम लोग आर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ सकते हैं। तो अगर मैंने इसको पैरा पोजीशन एनसीईआरटी के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो पहले पैरा पोजीशन पे जोड़ा है, तो अगर मैं पहला पैरा पोजीशन पे इसको जोड़ देता हूं तो लगभग मुझे 443 केल्विन टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो जो पहला स्टेप है तो NaOH में NaO माइनस इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां से HCl निकल जाएगा, NaO माइनस आपका तैयार हो जाएगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, आप कोई भी एसिडिक मीडियम लेकर के अब रिएक्शन करा लेंगे। अब ये रिएक्शन NO2 को जोड़ने से क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई, और रिएक्टिविटी बढ़ गई तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, तब हमको उतनी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कम टेम्परेचर की जरूरत भी पड़ रही है, प्रेशर की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो NO2 का काम यहाँ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है, इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से आप अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जिससे क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो हमको फिनॉल प्रिपेयर करना है वो हमारा फिनॉल आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हमारा फिनॉल प्रिपेयर हो गया। NO2 आपका वही पैरा पोजीशन पे लगा रहेगा। तो इसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये आपका तैयार हो गया। तो क्या यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ किया क्या जा रहा है आप समझिए, क्लियर करिए। देखिए पूरी स्टोरी अगर एक बार फिर से अगर रिपीट करें तो पूरी स्टोरी इतनी बताई जा रही है कि जो हमारे हेलोएरिन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। इसका रीजन आपको एकदम क्लियर बता दिया गया, ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि जब रेजोनेंस बनता है तो वो डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और डबल बॉन्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एक रीजन ये बता गया, तो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, एग्जाम में ड्यू टू रेजोनेंस लिखना है। दूसरा आपका उनके लेंथ का इस्तेमाल होना, वो भी आपको बता दिया गया। तो जब लेंथ इस्तेमाल है तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो ये रिएक्शन कराने के लिए पहला कंडीशन देखा गया कि उसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जरूरत पड़ी। अब दूसरा कंडीशन ये देखा जा रहा है कि इसमें क्यों ना हम एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ ले। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जोड़ने से क्या फायदा होगा कि इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब कम टेम्परेचर पर विदाउट, हम कह सकते हैं कि बिना प्रेशर के हम लोग ये रिएक्शन को करा लेंगे और हमारा आर्थो नाइट्रोफिनॉल तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आगे क्या करेंगे कि अगर आर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे NO2 जोड़ देंगे,
एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप NO2 को आर्थो पर जोड़ रहे हैं या पैरा पर जोड़ रहे हैं, मेटा पे नहीं जोड़ रहे हैं। इसका भी रीजन क्लियर कराया जाएगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो जब हम आर्थो और पैरा दोनों पे जोड़ देंगे तो दो विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे, इसकी रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी, मतलब ये और अनस्टेबल हो जाएगा और हमारा और जल्दी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहां से कि नंबरिंग करके अगर देखें तो 1 2 3 4 तो बोल सकते हैं कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हमारा तैयार हुआ है। तो ये हमारे रिएक्शन हो गए जो बता रहे हैं कि NO2 मतलब विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्ट कराने पर ये रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे कम टेम्परेचर बिना प्रेशर के हम प्रोडक्ट को आसानी से बना सकते हैं। तो अब यहां से आगे देखते हैं इनका थोड़ा सा मैकेनिज्म। अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें इन तीनों जगहों पर अगर NO2 को जोड़ दें तो ये रिएक्टिविटी को और बढ़ा देगा। अब रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगा तो केवल H2O को लेकर के, वो भी कैसा H2O हम लोग ले सकते हैं कि ये वार्म H2O लेकर के अगर रिएक्शन कराए, सॉरी या क्लोरीन रहेगा, तो ये बहुत आसानी से हमारा फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके कारण। ठीक है, तो NO2 जितना ज्यादा जुड़ेगा ये रिएक्टिविटी को उतना ज्यादा बढ़ाएगा और कम टेम्परेचर, कम प्रेशर या केवल वाटर के वार्म वाटर ले लेंगे तो भी ये आपका जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो दे देगा। तो NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो यहां पर रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन एक और बन ही रहा होगा कि सर जब भी जोड़ रहे हैं या तो आर्थो पर, पैरा पर या आर्थो पर, इन पोजीशन पर जोड़ा जा रहा है, क्यों नहीं मेटा पर जोड़ा जा रहा है? तो मैं फिर यही कहूंगा थोड़ा सा और वेट करें और हम लोग देखेंगे कि क्यों आपका ये इस पोजीशन पर जोड़ा गया है, क्यों इसको मेटा पर नहीं जोड़ा गया है। तो इससे पहले इनका हमने जो बोला था कि मैकेनिज्म देखेंगे, तो सबसे पहले आइए इनका मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि ये जब आपका जो पहला रिएक्शन हम लोगों ने देखा था, जब NO2 को मैंने पहला पोजीशन पे जोड़ा था जिससे रिएक्टिविटी बढ़ गई थी, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। तो क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है, ये इस पोजीशन पे अटैक करता है। आपको मालूम है कि यहां अटैक करेगा, माइनस चार्ज है, ये वहां अटैक करना चाहेगा जहां प्लस चार्ज है। और हमेशा न्यूक्लियोफाइल के लिए प्लस चार्ज बेंजीन रिंग में हमेशा यहां पर ही मौजूद होता है। ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहां माइनस, यहां प्लस बनेगा। तो जब ये स्टेप बहुत ही स्लो होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब इस पोजीशन पे जुड़ता है तो ये Cl तुरंत बाहर नहीं निकलता है, इसके साथ OH तो जुड़ता है। आप कहेंगे कि Cl भी यहां जुड़ जाएगा, OH भी जुड़ जाएगा, तो उससे क्या होता है कि यहां का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और ब्रेक होकर के ये माइनस चार्ज बना लेता है और यहां पर चार्ज आपका प्लस बन जाता है। मतलब पहले ये Cl ब्रेक नहीं होता है कि Cl माइनस निकल गया और ये प्लस चार्ज बन गया तो प्लस से माइनस आपका डायरेक्टली जुड़ गया और आपका प्रोडक्ट तुरंत बन गया, ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है कि आपका जब ये OH जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये जब इस कार्बन पर अटैक करता है तो अटैक करने पर यहाँ का बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। ब्रेक होने के कारण यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ प्लस चार्ज बन जाता है, जिससे प्लस और माइनस मिल करके ये OH बॉन्ड बना लेते हैं और बाकी जो दो बॉन्ड है हमारा जस के तसर होते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ये माइनस चार्ज आर्थो के बाद अगेन पैरा पोजीशन पर जाएगा, जैसे हमारा रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर जाता था। तो फिर क्या होगा कि ये आपका यहां
इस पोजीशन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां चार्ज आपका मैं बनाता हूं, देखिए ध्यान से। यहां का चार्ज आपका बन जाएगा माइनस, तो यहां आपको मालूम है कि जब इधर माइनस बनेगा तो यहां क्या बनेगा प्लस, अब प्लस माइनस मिला करके ये बॉन्ड बना लेगा। फिर अगेन अगला ये बॉन्ड ब्रेक होता है इसी तरीके से, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहां माइनस बनेगा, आपको मालूम है यहां प्लस बनेगा, प्लस माइनस मिला करके यहां डबल बॉन्ड बने रहेंगे। और इसके बाद क्या होगा, अंत में अब आपका यहां से आपका Cl आपका बाहर होगा। Cl बाहर होते ही आपको मालूम है कि Cl एक लिविंग ग्रुप हो जाएगा, जो Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, और यहां चार्ज बनेगा प्लस, और ये प्लस माइनस मिला करके हम ओवरऑल कह सकते हैं देखिए यहां से निकला बाहर, तो यहां बना Cl आपका माइनस बना लिया, यहां चार्ज क्या बन गया प्लस, ये प्लस माइनस मिला करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, और ये दो बॉन्ड आपका पहले से था, NO2 अपनी पोजीशन पर है, और यहां पर आपका OH आपका लग गया। तो ये इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म को ध्यान से समझिए, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं जानता हूं कि उतना ज्यादा नहीं क्लियर हुआ होगा जितना क्लियर होना चाहिए। आइए देखते हैं फिर से क्या मतलब है कि इसका हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। मैकेनिज्म में जब भी आप बेंजीन वाले में मैकेनिज्म देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल अपनी पोजीशन पे जब अटैक करेगा, वो किस पर अटैक करेगा, बेंजीन के कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड पर अटैक करेगा। तो बॉन्ड अटैक करने पे लगता है कि Cl बाहर होगा, हमको मालूम है कि ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है, तो उससे पहले हमारा ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो डबल बॉन्ड इस साइड डायरेक्शन में ब्रेक होता है, तो यहां बनता है माइनस, और इसके अपोजिट में क्या बनेगा प्लस, ये प्लस और OH माइनस मिला करके एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, तो Cl अपनी जगह, OH एक बॉन्ड बना करके जुड़ गया। अब ये माइनस वाला पोजीशन रेजोनेंस में जैसे था, एक आर्थो पर गया है, फिर पैरा पर जाएगा, फिर आर्थो पर जाएगा, उसके बाद आपका Cl यहां से बाहर होगा। तो मैंने वही किया कि फिर यहां से इस माइनस को या अगले वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, तो यहां माइनस बना, इसके अपोजिट में प्लस माइनस मिला करके यहां बॉन्ड बने, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो यहां माइनस बना, इसके अपोजिट में माइनस और प्लस मिला करके प्लस माइनस मिला करके बॉन्ड बने, और अंत में आपका Cl जो है बाहर निकला। तो ये हमारा मैकेनिज्म था। इसी तरीके से आप एनसीईआरटी में बाकी दो के भी मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अगर नहीं ऐसा क्लियर हुआ तो आप फिर मुझसे पूछेंगे, तो मैं एक वीडियो और बना करके इसको रिपीट कर दूंगा। तो अब आइए यहां से अब आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। अब तक तो जो पढ़ रहे थे वो न्यूक्लियोफिलिक था, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए नेक्स्ट स्टडी यहां से देखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका खास तौर से आपके एनसीईआरटी में हैलोजिनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा है आपका सल्फोनेशन, और चौथा है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये चार खास तौर से आपके आते हैं। अब इन्हीं को हमको बारी बारी से देखना है। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यहां देखिए इलेक्ट्रोफाइल रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो यहां पर पहला हम लोग देखते हैं हैलोजिनेशन। तो मान लीजिए हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, मैं इसका हैलोजिनेशन कराता हूं। तो सबसे पहले कि हैलोजिनेशन क्या किसी के प्रेजेंस में होगा, तो यहां पर एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में होगा। तो जैसे अब तो पहले तो था न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता था तो वो ये यहां पर अटैक करता था, Cl को हटाता था, अब यहां हटाता था, खुद कनेक्ट होता था। लेकिन अब तो वो तो न्यूक्लियोफिलिक था, अब इलेक्ट्रोफिलिक है, पॉजिटिव चार्ज वाला है, मतलब Cl यहां जो Cl है आपका जो ब्रेक होगा वो प्लस चार्ज के रूप में ब्रेक होगा। तो जब प्लस चार्ज के रूप में ब्रेक होगा मतलब FeCl3 के साथ पहले Cl2 क्या करेगा, रिएक्शन करके FeCl4 माइनस और Cl प्लस बना लेगा। अब ये Cl प्लस जाकर के अटैक करेगा, आपको मालूम है, सॉरी Cl प्लस, तो Cl प्लस कहां अटैक करेगा, जहां पर आपका नेगेटिव चार्ज हो।
तो आप वो नेगेटिव चार्ज मिलेगा कैसे, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आप याद करिए आपका रेजोनेंस जब स्ट्रक्चर में क्लोरोबेंजीन का बनाता था तो माइनस चार्ज कहां पर आते थे, आर्थो पर आते थे, फिर पैरा पर आते थे, फिर आर्थो पर आते थे। इसका मतलब है कि Cl प्लस है चार्ज वही जगह अटैक करेगा जहां पर माइनस चार्ज होंगे। तो माइनस चार्ज किस पोजीशन पे आपको मिलेंगे, आर्थो पे मिलेंगे और पैरा पे मिलेंगे। तो ये अटैक भी कुछ इसी टाइप से करेंगे, एक बार आर्थो पोजीशन पर अटैक करेंगे, ये एक बार आर्थो पोजीशन पर अटैक करेंगे और एक बार आपका पैरा पोजीशन पर अटैक करेंगे। क्लियर समझिए, इसको समझना जरूरी है। आपका पहचानेंगे कि आपको आर्थो पैरा वाला जोड़ना है कब, जब आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। याद रखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो वहां कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर वाला अटैक करेगा तो वो हमेशा इस बॉन्ड पर अटैक करेगा, यहां से इसको सब्स्टिट्यूट करके खुद जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो आपका आर्थो और पैरा पर अटैक करेगा। ठीक है, तो आर्थो पैरा पर ही क्यों अटैक करेगा, मेटा पर क्यों नहीं करेगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो जब देखिए आप एक चीज याद रखिए, जब आपका मेन जो ग्रुप है, जैसे मेन ग्रुप यहां पर क्लोरीन है, मेन ग्रुप के पास लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, तो मतलब ये जो ग्रुप है अगर उसके पास लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो तो आपका इलेक्ट्रोफिलिक में ये हमेशा आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेंगे। तो जब मेन ग्रुप आपका पॉजिटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, यहां एक और भी कह सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपका हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तब आर्थो पैरा पर कनेक्ट होगा। कौन, मेन ग्रुप, ये मेन ग्रुप आपका है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो कहां जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। जैसे यहां पर आपका Cl है, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये माइनस चार्ज को देता है। तो इस कंडीशन में यहां जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो वो आर्थो पर एक बार जुड़ेगा, पैरा पर। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा तो कहां जुड़ेगा, मेटा पर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इससे हमेशा डिसाइड होगा कि कहां पोजीशन पे यहां ये जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक बार आर्थो पे जुड़ा, एक बार पैरा पे जुड़ा। अब इसमें भी कभी कदार पूछता है कि कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा, कौन मेजर प्रोडक्ट देगा, कौन माइनर प्रोडक्ट देगा। देखिए हम सब जानते हैं कि Cl के पास लोन पेयर होते हैं, ये Cl में रिपल्सन होगा, तो ये रिपल्सन कम से कम हो, क्योंकि जब रिपल्सन होगा तो ये अनस्टेबल होगा, कम से कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको मालूम है कि ये सबसे दूर है, इसका मतलब है कि इनके बीच में रिपल्सन कम होगा तो ये ज्यादा आपका स्टेबल होगा, ये मेजर प्रोडक्ट देगा। और इसमें रिपल्सन पास पास होने के कारण ज्यादा होगा तो ये आपका क्या, लेस स्टेबल होगा, इसके कारण ये आपका क्या होगा, माइनर देगा। तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट देगा और ये आपका क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट देगा। ये पहला हेलोजिनेशन का रिएक्शन हो गया। इसके बाद अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं सल्फोनेशन में। आइए देखते हैं हम लोग इसका है सल्फोनेशन। तो देखिए हमारे पास वही क्लोरोबेंजीन, आपको मालूम है हम इलेक्ट्रोफिलिक कराने वाले हैं। सल्फोनेशन में आपको मालूम है कि जो सल्फोनेशन रिएक्शन कराएंगे वो हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे। तो जब सल्फोनेशन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये इलेक्ट्रोफिलिक में दूसरा पार्ट है, आपको ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रोफिलिक में याद रखना पड़ेगा हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट। एक फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन भी आता है, फिलहाल इस एक्सरसाइज में सिलेबस में नहीं है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो हम लोगों ने पहला हेलोजिनेशन देखा, अब दूसरा सल्फोनेशन देखने जा रहे हैं। ये क्लोरीन डिसाइड करता है कि हमारा सल्फोनेशन में H2SO4 जुड़ेगा कहां पर। तो क्लोरीन आपका मालूम है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये कहां जुड़ेगा, एक बार आर्थो पर, एक बार पैरा पर। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका रेजोनेंस याद करिए। तो जब इसका रेजोनेंस बनाते हैं तो माइनस चार्ज एक बार आर्थो बनता है, एक बार प्लस। तो H2SO4 का कौन सा पार्ट जुड़ेगा, तो H2SO4 में केवल SO3H जुड़ता है।
तो आप कहेंगे बाकी पार्ट क्या होता है, तो देखिए SO3H जुड़ता है H2SO4 में। देखें तो मैंने SO3H निकाला था, एक H और एक आपका ऑक्सीजन, ये दोनों को मैंने नहीं लिया, और जिस पर जुड़ेगा वहां से एक हाइड्रोजन मिला करके H2O आपका यहां से बाहर निकल जाता है। तो इस हिसाब से ये आपका एक बार आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा SO3H और एक बार आपका पैरा पोजीशन पे इसी तरीके से सेम तरीकों से ये जुड़ेगा। तो देख लीजिए सल्फोनेशन में जब याद रखना भी पड़ता है, कुछ चीजों को याद भी रखिएगा कि जब हम सल्फोनेशन बोलेंगे तो आप समझ जाएगा कि H2SO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है, H2SO4 में जुड़ेगा कौन सा पार्ट ये भी याद रखना पड़ता है। तो H2SO4 में SO3H केवल जुड़ता है, और SO3H कहां कहां जुड़ेगा, तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो वो Cl डिसाइड करेगा। तो Cl आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो मतलब वो आपका माइनस चार्ज कहां कहां देता है, आर्थो और पैरा पे। तो एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे आपको जुड़ेगा। इसी तरीके से हम अगला हेडिंग ले लेते हैं, नाइट्रेशन। तो देखिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन, नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रेशन में हमें चाहिए कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड हमको H2SO4 चाहिए। H2SO4 का काम है वाटर एब्जॉर्ब करना, तो क्या होगा HNO3 से सारे पार्ट नहीं जुड़ते हैं, जैसे H2SO4 में सारे पार्ट नहीं जुड़े थे, ऐसे HNO3 में सब ये जुड़ेंगे। यहां से केवल NO2 जुड़ेगा, मतलब बचा क्या क्या, एक H बच गया, एक ऑक्सीजन। और ये जिससे जुड़ेगा तो आपको मालूम है कि उस पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, तो जब तक हाइड्रोजन निकालेगा नहीं तब तक जुड़ेगा नहीं, तो कुल मिला जुला करके H2O बाहर निकलेगा। ये NO2 एक बार किस पर जुड़ेगा, आपका आर्थो पर जुड़ेगा, और दूसरी बार किस पर जुड़ेगा, ये आपका पैरा पर जुड़ेगा। तो सेम ऐसे ही तरीका है, एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा। तो एकदम ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 4 रिएक्शन है। पहला हेलोजिनेशन, उसके बाद आपका सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, और एक हमको देखना है। जब ये रिएक्शन होता है तो हमारा जो मेन ग्रुप होता है वो डिसाइड करता है कि जिसके साथ हम रिएक्शन कराने वाले हैं वो कहां पर जुड़ेंगे। तो वो उसको जानने के लिए हम इनका रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस में अगर माइनस चार्ज आर्थो और पैरा पर बनता है तो ये एक बार आर्थो पर जुड़ेंगे और एक बार पैरा पर जुड़ेंगे। तो जब हेलोजिनेशन होगा तो Cl एक बार आर्थो पर जुड़ेगा, एक बार पैरा पर जुड़ेगा। जब नाइट्रेशन होगा तो NO2 आपका एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार पैरा पे जुड़ेगा। जब सल्फोनेशन होगा तो SO3 जो सल्फोनिक एसिड हमारा है वो एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और अगली बार पैरा पर जुड़ेगा। तो ये 3 रिएक्शन होगा। अब आते हैं हम अपने लास्ट रिएक्शन पे, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये चौथा हमारा हेडिंग है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। बाकी तीनों से भी आते हैं पेपर में, अब बाकी तीनों को भी ध्यान से पहचानना पड़ेगा, इसको भी ध्यान से हम लोग देखेंगे और इनके क्वेश्चन भी कुछ हम लोग लगाएंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। आपको इतना तो मालूम है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन क्लोरोबेंजीन का पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोबेंजीन तो रहेगा ही। अब रिएक्शन किसके साथ होगा, जैसे नाइट्रेशन बोलते थे तो समझ गए थे कि चलो HNO3 के साथ होगा, सल्फोनेशन बोल देते थे तो अब ये भी समझ गया H2SO4 के साथ होगा, हेलोजिनेशन बोलते थे तो हेलोजनों के साथ होगा। किसी किसी जिसका प्रेजेंस होगा वो याद रखना पड़ता था। जैसे हेलोजिनेशन में FeCl3 एनाइडस FeCl3 की जरूरत पड़ती थी, सल्फोनेशन में वो स्वयं ही कंसंट्रेटेड H2SO4 ही काम करेगा, और नाइट्रेशन में आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 वहां पर भी होता था। इसी तरीके से आपका फ्रीडल क्राफ्ट जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमारा CH3Cl के साथ होगा या CH3COCl के साथ होगा। ठीक है, मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है या एसिटिल क्लोराइड के साथ, इसका नाम एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है। तो अब किसके प्रेजेंस में होता है, अब किसके प्रेजेंस में होता है, तो देखिए हम लोग ऐसे याद रखते हैं, फ्रीडल में AlCl3, फ्रीडल में फ्रीडल अल के नाम से हम लोग याद रख, फ्रीडल अल के नाम से याद रख सकते हैं, हमारा एनहाइड्रस AlCl3 होता है। एनहाइड्रस मतलब ऐसा जिसमें वाटर ना हो, तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। अब AlCl3 प्रेजेंस में रिएक्शन जब होता है तो होता क्या है कि
ये CH3Cl का पार्ट ब्रेक होता है, Cl आपका माइनस बनाएगा, CH3 चार्ज आपका बनाएगा क्या, प्लस। तो CH3 जब प्लस बनाएगा तो आपको मालूम है कि इस प्लस को चाहिए माइनस चार्ज, और आपको मालूम है कि क्लोरोबेंजीन के हिसाब से इसका माइनस चार्ज एक बार आर्थो पर होता है, एक बार पैरा पर। तो ये उसी पर जुड़ेगा, एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पर। तो जब आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा तो वहां से हाइड्रोजन आपका निकलेगा। मालूम है कि यहाँ पर हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, तो जहां पर जुड़ता है वहां से हाइड्रोजन एकदम निकलता है। मैं नहीं बताया हूँ, उधर नहीं लिखा दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन निकलता है। तो हाइड्रोजन, ये पार्ट, यही हाइड्रोजन निकल करके Cl के साथ HCl बना लेगा, और CH3 यही जुड़ेगा, एक बार आपका जुड़ेगा किस पर, आर्थो पोजीशन पर, और अगेन किस पर जुड़ेगा, ये आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो एक बार आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, यही बॉन्ड यहां से आपका ब्रेक होता है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन हमारा एसिटिल क्लोराइड के साथ होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही यहां से ये ब्रेक होगा, ये माइनस ये प्लस चार्ज एक बार आर्थो पर जुड़ेगा और दूसरी बार पैरा पर। मतलब इसी तरीके से यहां पर, इसको हम थोड़ा घुमा कर लिखेंगे, जब लिखेंगे तो देखिए ऐसे कुछ, ये एक बार आर्थो पर इसी तरह जुड़ेगा और एक बार आपका पैरा पर। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट आपके बनते जाएंगे। ये आपका इसका लास्ट हेडिंग था जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो 4 हेडिंग आपने इसमें देख लिए और न्यूक्लियोफिलिक में। तो फिर से एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं, क्या क्या आपने आज की क्लास में देखा। एक तो आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक में 4 हेडिंग, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक में भी आपने 3 रिएक्शन देखा था, एक डाइक्लिक कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन कराया था और फिर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ कराया था। जब न्यूक्लियोफिलिक होगा तो हमेशा इस पर अटैक होगा, और जब इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो क्लोरोबेंजीन के लिए आर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सब बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से अच्छे से एक बार देखिएगा, बार बार वीडियो देख करके रिपीट करिएगा। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो हमारा लास्ट हेडिंग भी है हेलो एरिन्स के केमिकल रिएक्शन का, वो है हमारा रिएक्शन विथ मेटल्स। अब यहां से रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो मेटल्स के साथ यहाँ 2 रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, एक तो हमारा फिटिंग रिएक्शन है, दूसरा हमारा वुड्ज फिटिंग रिएक्शन है। तो आइए सबसे पहला देखते हैं फिटिंग रिएक्शन। तो क्या है फिटिंग रिएक्शन? अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद है, वुड्ज रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन कैसे कराते थे कि एल्किल हैलाइड ले लेते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, दोनों के 2-2 मोल ले लेते थे इन द प्रेजेंस सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहां से 2NaCl आपके निकल जाते थे और 2R इस तरीके से जुड़ जाता था। तो ये आपका वुड्ज रिएक्शन था। फिटिंग रिएक्शन सेम है, फर्क इतना है कि जब हम वुड्ज रिएक्शन बोलेंगे तो वुड्ज रिएक्शन में आपका RCl मतलब आपका एल्किल हैलाइड रहेगा, ठीक है, हेलो एल्केन्स रहेगा, और जब हम फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे तो वहां हेलो एरिन्स रहेगा। मतलब यहां कोई ArCl होगा, वो रिएक्शन सोडियम के साथ कराएगा, और सोडियम के 2 मोल इसके 2 मोल इसको लेकर के, और यहाँ ड्राई ईथर वैसे ही रहेगा, और यहां से 2NaCl 2NaCl आपके निकलेंगे, और AR आपके जुड़ जाएंगे और 2NaCl बाहर हो जाएगा। ये देखा जाए तो एकदम सेम रिएक्शन हमने लिखा है। इसके अगर हम एग्जाम्पल को ले लो तो ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल आइए देखते हैं हम लोग हैं, यहां पर हमने लिया क्लोरोबेंजीन, सोडियम मेटल ले लिया, 2 सोडियम मेटल, ड्राई ईथर। तो अब इस रिएक्शन को याद होगा वुड्स में हम लोग कैसे याद करवाते थे, कैसे करते थे। तो मैंने कहा था कि इसको एक पार्ट पहले ऐसे ले लिया करिए, 2 सोडियम हमेशा बीच में ले लीजिए, इसी पार्ट को पलट करके लिखिए जैसे एकदम वुड्स की तरह है। वुड्स अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि
चाहे वुड पड़े चाहे फिटिंग पड़े, ये जो हैलोजन वाला पार्ट हमेशा सामने की ओर रखें, चाहे इधर सामने, अगर उधर से करें तो उधर से सामने। ठीक है। अब इसके बाद जब रिएक्शन होगा तो यही 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा, ये बेंजीन आपका, और यहां से ये बेंजीन देखिए आपका तैयार हो जाएगा। देखिए यही हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आपका फिटिंग रिएक्शन। ये है वुड्स ही, फर्क इसको फिटिंग बस नाम अलग दिया गया है इसलिए क्योंकि वहां आपका एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन्स होता है, यहाँ हेलो एरिन्स है, मतलब वहां मेथिल क्लोराइड का यूज कर रहे थे या उस तरीके के कंपाउंड यूज कर रहे थे, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड का यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है। सेम रिएक्शन है, आपको याद करने का तरीका वहां बताया गया था। याद कैसे करते हैं कि आप इस पार्ट को एक बार लीजिए, इसको बीच में रखिए, फिर इसी पार्ट को आप अगेन कर लीजिए। हाँ, इसमें डाउट होता है कि Cl कभी इधर उधर दे देगा तो उससे मत घबराइएगा। Cl हमेशा किसी भी साइड में हो उसको फ्रंट में लेकर आइए, लेकर आने के बाद उसका रिएक्शन कराइएगा। हमेशा Cl इधर से भी फ्रंट पे रहेगा और इधर से भी पलट करके Cl आगे रहेगा, 2NaCl निकल जाएगा, ये दोनों तैयार हो जाएगा। ये हमारा तैयार हो गया डाइफेनिल। कुछ रिएक्शन में हम लोग से प्रिपरेशन पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा वुड्स रिएक्शन क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा फिटिंग रिएक्शन क्या है, कुछ में पूछेगा डाइफेनिल का प्रिपरेशन बताइए, तो ये मेथड का आपका यूज करना पड़ेगा। अब यहां से बस एक लास्ट बचता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इसमें देखिए दोनों नाम लिया गया, वुड्स रिएक्शन का भी नाम लिया गया, फिटिंग रिएक्शन, यहां दोनों का यूज करेंगे। एक में वुड्स लेंगे, वुड्स मतलब CH3Cl ले लेंगे, और दूसरे में फिटिंग लेंगे। तो हम लोग जो Na वाला पार्ट है वो बीच में हमेशा रखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्यों रखे हैं। आप फिटिंग वाला एक पार्ट लेंगे, फिटिंग वाले में क्या रहेगा है आपका वही क्लोरोबेंजीन, तो आपको मालूम है कि Cl सामने की ओर लेंगे। तो मतलब ये आपको सुविधा के लिए रिएक्शन, आप चाहो उधर भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आसान रहेगा। इससे क्या होगा, ये आपका पार्ट आपका बाहर निकल जाएगा और आपका तैयार हो जाएगा क्या, यहाँ CH3 और ये तैयार हो जाएगा, जिसको हम लोग टॉलुइन में करते हैं। ये हमारा टॉलुइन तैयार हो गया। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये सभी रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही होगा। तो वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन तीनों देखा जाए तो एक ही है। वुड्स रिएक्शन में RCl का Na के साथ होगा, फिटिंग रिएक्शन में ArCl का Na के साथ होगा। और जब वुड्स फिटिंग बोलेंगे तो एक पार्ट RCl एक पार्ट ArCl का Na के साथ होगा। और रिएक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए आपको आसानी से याद हो तो हमेशा Na को बीच में रखिए, और जो वुड्स ले रहे हैं, वुड्स के अगर दोनों पार्ट है, वुड्स रिएक्शन बोलेंगे तो वुड्स के ही दोनों पार्ट रहेंगे, मतलब CH3Cl दो पार्ट, आप दो साइड रख करके आसानी से रिएक्शन बनाइए। फिटिंग देख रहे हैं तो भी आप बेंजीन वाला पार्ट दोनों साइड रख करके आप बनाइए। अब वुड्स फिटिंग है तो एक वुड्स दूसरे साइड फिटिंग, बीच में Na लेकर के आप रिएक्शन बनाइए, तीनों प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे आज के अगर आज से रिलेटेड का क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए देखेंगे। आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक में हेलोजिनेशन भी देखने को मिल जाएगा, और फ्रीडल क्राफ्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा। और रिएक्शन विथ मेटल में वुड्स चाहे फिटिंग चाहे वुड्स फिटिंग से भी देगा। डाइफेनिल का प्रिपरेशन देगा जो मैंने अभी देख लिया, उसके बाद टॉलुइन का प्रिपरेशन देगा तो भी देख लिया। तो इस तरीके का जब जैसे डाइफेनिल दो बेंजीन एक साथ लगा दे तो दिमाग में बैठाइए कि दो बेंजीन तभी आएंगे जब हम फिटिंग रिएक्शन कराएंगे। दोनों हमारा हाइड्रोकार्बन आवे, मतलब कार्बन दोनों हाइड्रोकार्बन आवे तो उसके लिए हम लोग वुड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। और एक हाइड्रोकार्बन आए मतलब कि एक एलिफैटिक आए, दूसरा हमारा एरोमेटिक आए, तो वहां पर टॉलुइन रिएक्शन का यूज करेंगे। तो अब इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि फटाफट जो आज का पढ़े वो हमको समझ में भी आ जाए। तो आइए कुछ इसमें क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ से देख लेंगे ताकि इसकी तैयारी भी आप आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिए गए हैं आपके, और ये हमारा लास्ट अंतिम समय भी चल रहा है इस समय, बस ये वीडियो कंप्लीट ही होने वाला है। तो देखिए ये हमारा ब्रोमोबेंजीन, ये मेथिल क्लोराइड एनहाइड्रस एल्सिल, एग्जाम ऐसे दे देगा। तो अब आपका काम है पहचानना कि ये किस चैप्टर का है, कहाँ का हेडिंग हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब खूब अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले तो आप देखिए अब तक जितना रिएक्शन पढ़े ज्यादातर आदत है क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन,
अब ब्रोमो बेंजीन दे दिया है तो घबराएंगे नहीं, उसी टॉपिक का है, बस Cl की जगह Br दे दिया। ठीक, अब एज्यूम कर लीजिए यहाँ Cl हो, इसके बाद CH3Cl के साथ रिएक्शन हो रहा है, मतलब मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब है, और एक चीज यहाँ ये भी दिख रहा है कि एनहाइड्रस AlCl3 है, तो हमने अभी बोला था कि ये रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट। आपको पहचानना पड़ेगा, अल का मैंने बोला था फ्रीडल, अल आता है, अल का मतलब भले वहां फ्रीडल में EL होता है, लेकिन याद रख सकते हैं कि अल का मतलब AlCl3, ये समझ जाइए फ्रीडल क्राफ्ट है। अगर फ्रीडल क्राफ्ट है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब आपको इतना सोचना पड़ेगा, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है तो आपको मालूम है कि Cl आपका निकलेगा, CH3 एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा, तो ये आपका ये CH3 एक बार आर्थो पर जुड़ गया, और इसी तरीके से ये आपका पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। ठीक है, ये आपका आर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पे जुड़ गया। ठीक है, पहला रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन इसी तरीके से दिया गया है। अब आप देखिए, ये दिया है ब्रोमोबेंजीन, फिर वही मैंने कहा कि आप आदत है क्लोरोबेंजीन देखने की, तो आप थोड़ा सा आदत बैठाएंगे कि ब्रोमोबेंजीन भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ सोडियम दे दिया, ड्राई ईथर दे दिया, तो सोडियम ड्राई ईथर दे देगा तो तुरंत समझेंगे कि ये आपका वैसे एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में तो वुड्स हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है। अब फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि 2 मोल ये होते हैं, 2 मोल आपका सोडियम होता है। इसी पार्ट को रफली आपको ना ज्यादा समझ में आए तो इसी पार्ट को आप रफ पे ऐसे अपना बना लीजिए कि हमारे पास 1 ब्रोमीन है, फिर 2 सोडियम बीच में रहेगा, फिर इसी पार्ट को पलट करके हम लोग लिखते हैं, एकदम याद कर लेते, और ये आपस में ऐसे रिएक्शन कराते हैं और हमारा क्या बनता है, डाइफेनिल प्रिपेयर। ये हमारा डाइफेनिल प्रिपेयर हो गया। इसके बाद मैंने अगला हेडिंग भी बोला था, प्रिपरेशन ऑफ डाइफेनिल, वो हमने बना लिया। और उसके बाद बोला है प्रिपरेशन ऑफ टॉल्यूइन, इससे पहले आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से बहुत से रिएक्शन आते हैं आपके, खास तौर से मैंने नाम तो आपको बता दिया कि फ्रीडल से और वुड फिटिंग और वुड फिटिंग से रिएक्शन आते हैं, और बाकी जो वो 3 रिएक्शन पढ़ा उससे भी आते हैं। इसमें अगर देखा जाए हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इनका हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैकेनिज्म भी है, जो मैकेनिज्म हम लोग न्यूक्लियोफिलिक में भी देखे थे, उसी तरीके से हमारा मैकेनिज्म है, जो अब हम लोग इस मैकेनिज्म को अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इसमें ज्यादा नहीं बचता है, हमें लगता है लास्ट वीडियो इसके बाद एक देना पड़ेगा, बस वहां से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन तो खूब प्रैक्टिस करना है, सिर्फ इतना पढ़ा देने भर से आप सोचेंगे कि हमको आने लगेगा या बहुत अच्छे से आ जाएगा, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस जरूरत है। और अगर ना आता हो तो मैंने हर बार कहा है कि मुझसे पूछिए और जानने की कोशिश करिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग को शायद पॉलीहाइड्रोजन पढ़ना है, और ज्यादा इसमें अब कुछ नहीं बचा है, एक वीडियो लास्ट वीडियो दे करके हम इस चैप्टर को एकदम कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज मैं अपना ये वीडियो इसी पर कंप्लीट करता हूँ, और लास्ट में यही कहूंगा कि आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, जो ना आता हो मुझसे पूछिए, और एक सबसे जरूरी बात जो है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स जो हो उनको भी बताइए, वो भी पढ़ें, और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान से नहीं देख रहे हैं, वो भी देखें, अच्छे से इसका नोट्स भी प्रिपेयर करें, इसको तैयार करें। बहुत मजेदार है केमिस्ट्री, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देना पड़ता है, जो डाउट हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, बस इतना ही, थैंक यू।